attention as a filter to help prioritize information according to its importance is adaptive। यानी सिलेक्टिव अटेंशन क्या करता है, फिल्टर करता है, यानी हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटाइज करने में कि बच्चे की प्रायोरिटी सबसे पहले क्या है, किस चीज़ में है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें जो है इस चीज़ में ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे की प्रायोरिटी क्या है उसको ध्यान रखना है, अटेंशन देना है। ठीक है। डिफ़िकल्टी अटेंडिंग टू रिलेवेंट क्यूज़। ठीक है, किस में डिफ़िकल्टी होती है, तो क्यूज़ देने में, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में, या जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसे गेन करने में, उसे एनवायरनमेंट में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ टेंड टू एन ओवरऑल रिस्ट्रिक्टेड पोर्शंस को भी अटेंड करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऑटिज्म इन एन इम्पेयरमेंट इन द कैपेसिटी टू शेयर अटेंशन। ऑटिज्म एक प्रकार का इम्पेयरमेंट है जिसके कारण, ऑटिज्म के कारण जो है अपनी कैपेसिटी को या शेयर नहीं कर पाता है बच्चा, अटेंशन को शेयर नहीं कर पाता है। जॉइंट, इट इज़ रेफर टू जॉइंट अटेंशन। ठीक है, जॉइंट अटेंशंस क्या होता है, तो जॉइंट अटेंशंस मीन्स शेयरिंग अ कॉमन फोकस। को किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को अपनी बातें को शेयर करना। फोकस ऑन समथिंग और टू पीपल फोकस ऑन द सेम थिंग्स। ठीक है, जिसमें दो लोग जो है एक ही चीज़ के बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या एक ही वस्तु के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉमन फोकस हो गया, शेयर कर रहे हैं, एक ही मत है दोनों व्यक्ति का एक वस्तु के ऊपर। ठीक है, तो वो जॉइंट अटेंशन हो गया, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। इट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू गेन। एबिलिटी क्या होती है, टू गेन, सीखने की, मेंटेन रखने की, और साथ ही साथ अटेंशन शिफ्ट करने की, मतलब टेंशन को डाइवर्ट ना होने दे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह अटेंशन हम रख पाएंगे, वो होता है जॉइंट अटेंशन। अटेंशन अफेक्ट डेवलपमेंट को इन ऑल एरियाज एंड सोशल बिहेवियर। अटेंशन, अगर किसी बच्चे को अटेंशन नहीं होगी, ठीक है, अटेंड नहीं करता है, तो क्या क्या कौन कौन सी डेवलपमेंटल एरियाज हैं जो अफेक्ट होंगी। ठीक है, जिसको जैसे सोशल बिहेवियर हो गया, सोशल हो गया, बिहेवियर हो गया, सोशल, उसका बिहेवियर इशू बढ़ जाएगा। लैंग्वेज में परेशानी होती है बच्चे का अगर अटेंशन नहीं है बच्चे का तो। ठीक है, साथ ही साथ उसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो है उसका क्लियर नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग नहीं कर पाएगा बच्चा, एंड आल्सो प्रॉब्लम विथ ट्रांसफ़र ऑफ वर्ड्स इनटू पिक्चर्स और वाइस वर्सा, यानी कि शब्दों को पिक्चर के साथ जो है कनेक्ट करने में, या पिक्चर को शब्दों के साथ कनेक्ट करने में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जो कोई वर्ड्स है, ठीक है, उसको पिक्चर्स से कनेक्टेड करना नहीं कर पाएगा, वो डिफ़िकल्ट होगा उसके लिए। ठीक है, और क्या हो सकता है, स्टूडेंट में विथ ASD में डिफ़िकल्टी टू जनरलाइजेशन में उसको डिफ़िकल्टी होती है। ही और सी लर्न इन एक ओनली वन सिचुएशन और सेटिंग टू अनदर सिचुएशंस। ठीक है, अगर एक सिचुएशन में है तब उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही सेटिंग दूसरे सिचुएशंस में अगर कर दिया जाए तो वो नहीं कर पाएगा। कोई वर्क जो है एक सिचुएशन से करते, मान लो 3 साल से 4 साल से बच्चा जो है एक ही सिचुएशन से या एक ही एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है। ठीक है, अब अचानक से उसका सिचुएशन बदल दिया जाए, या एनवायरनमेंट जो है पढ़ने लिखने का या कोई भी कार्य एक्टिविटीज़ करने का जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो बच्चा जो है उस सिचुएशंस में ढल नहीं पाता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये सब, इन सभी चीज़ों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको। साथ ही साथ लर्निंग स्किल, ठीक है, और बिहेवियर में भी उन्हें बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई भी सिचुएशन हो, जैसे कि, ठीक है, सिचुएशन, बट ग्रेट डिफ़िकल्टी जनरलाइज दिस डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशंस में
कैसे खुद को जनरलाइज करना है, ये खुद को कैसे ढालना है सिचुएशन के अनुसार, वो नहीं सीख पाते हैं स्किल्स। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट कौन कौन से स्ट्रेटजी हम इफेक्टिव स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बच्चे के ऊपर। ठीक है, इसे ठीक करने के लिए लर्निंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग एनवायरनमेंट जो है उसको सही करने के लिए हम क्या क्या चीज़ का सपोर्ट ले सकते हैं, ये चीज़ें। अब सबसे पहले तो हमें बच्चे को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तभी तो हम कोई स्ट्रेटजी जो है अपना पाएंगे। अब हमें पता ही नहीं बचेगा कि बच्चे का इंडिविजुअल नीड्स क्या है, आइडेंटिफाई क्या है, ऑटिज़म है, आईडी बच्चा है या एसोसिएटेड कंडीशन है, कौन सा एसोसिएटेड ऑटिज़म है तो ऑटिज़म में भी कौन सा एसोसिएटेड कंडीशन हो गया। यानी एसोसिएटेड कंडीशन होता है जिसमें ऑटिज़म के साथ साथ बच्चे का सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है ADHD बच्चा हो साथ में ऑटिज़म के साथ। ठीक है, ये हो गई एसोसिएटेड, या फिर सीजर्स आते हो, एपिलेप्सी आते हो, उसे आता हो ऑटिज़म के साथ, तो ये इंटरलिंक्ड होती है, ये एसोसिएटेड कंडीशंस में आएंगी। ठीक है, अब इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज क्या क्या हम अपना सकते हैं, तो इस स्ट्रेटजीज के माध्यम से हमारा जो एम होता है उनको इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में सपोर्ट देना और प्रोवाइड कराना, उनको एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना और साथ ही साथ उनको इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कराना, साथ ही उसे प्रमोट करना, इंगेज करना एक्टिविटी में, अंडरस्टैंडिंग बच्चा समझ रहा है कि नहीं और उसका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। अब कुछ जो है स्ट्रेटजीज है जो सपोर्ट करती है इंडिविजुअल विद ऑटिज्म एंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को, जैसे विजुअल सपोर्ट्स हो, विजुअली सपोर्ट्स। अब जो बच्चा देख सकता है उसके लिए विजुअली सपोर्ट्स। ठीक है, अब विजुअल सपोर्ट्स एंड में क्या क्या आ सकता है, शेड्यूल्स हो सकता है, मतलब डेली एक्टिविटीज़ रूटीन जो हो सेट करते हैं, विजुअल शेड्यूल हो गया, देख करके बच्चा अपने सोशल स्टोरीज हम लिख करके दीवार पे लगा सकते हैं, विजुअल क्यूज़ दे सकते हैं। इन सब से जो है उनका जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, एक्सपेक्टेशंस जो है बढ़ेंगी, सीक्वेंस में लगा पाएंगे, रूटीन्स और फॉलो कर पाएंगे इसके माध्यम से, और साथ ही साथ कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की ओर बढ़ेंगे बच्चे, विजुअल प्रेजेंटेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन गेन कर पाएंगे, और साथ ही साथ उनका कंप्रिहेंशन जो है वो बढ़ेगा, क्या होगा, एनहेंस होगा यानी बढ़ेगा, और रिड्यूस होगा, उनका जो एनेक्सिटी होता है वो रिड्यूस होगा। विजुअल सपोर्ट्स इनटू लर्निंग एनवायरनमेंट कैन हेल्प इंडिविजुअल विथ ऑटिज्म विथ स्टे विथ ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि सपोर्ट लर्निंग एनवायरनमेंट में क्या क्या हम सपोर्ट दे सकते हैं, या क्या क्या हर एक व्यक्ति को, बच्चे को जो है जो ऑटिज़म है उसको क्या सपोर्ट हम लर्निंग एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हम उसको ऑर्गेनाइज करके देंगे एनवायरनमेंट, मैनेज ट्रांजिशंस, मैनेज कर बच्चा मैनेज कर पाए। ठीक है, और उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए उसे सिखाएंगे कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, विजुअल क्यूज़ के माध्यम से हम उसे बताने की कोशिश करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा है मल्टी सेंसरी अप्रोच, जिसके माध्यम से हम एंगेज कर सकते हैं, मल्टी सेंसेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंगेज कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी में। ठीक है, विजुअल क्यूज़, ऑडिटरी, टैक्टाइल एलिमेंट्स इन टीचिंग, लर्निंग एक्टिविटीज़ में जो है हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से बच्चा जो है आसानी से सीख पाएगा। एक एक्टिविटी को करने के लिए 2 से 3 सेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं हम। एजुकेटर कैन एनहेंस कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन। ठीक है, एजुकेटर क्या है, एनहेंस करेगा, बढ़ावा देगा कॉम्प्रिहेंशन को और रिटेंशन को, किसके माध्यम से, ऑडिटरी, टैक्टाइल या विजुअल क्यूज़ के माध्यम से। अब एग्जांपल के रूप में हम हैंड ऑन मटेरियल्स बनवा सकते हैं, बच्चे के इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ इनकॉर्पोरेटिंग मूवमेंट कर सकते हैं।
और किसी बच्चे को अगर म्यूज़िक पसंद है, म्यूजिक की सहायता से अगर बच्चा सीख पा रहा है कोई भी एक्टिविटी को, तो हम म्यूज़िक की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं कि बच्चा जो है म्यूज़िकली सीख सकता है। जैसे हार्वर्ड गार्डनर ने 9 थ्योरीज जो दी हैं उनमें से एक है म्यूज़िक, ठीक है। एंड इट मोर मीनिंगफुल फॉर इंडिविजुअल विद ऑटिज़म, बच्चा जो है और अच्छे से मीनिंगफुल तरीके से जो है सीख सकता है, लर्निंग कर सकता है, ठीक है, मल्टी सेंसरी अप्रोच में। तीसरा है इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, यानी एक एक करके इंस्ट्रक्शन देना, एक साथ सारे इंस्ट्रक्शन नहीं देना बच्चों को, ठीक है। प्रोवाइड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन इज अ क्रूशियल फॉर एड्रेसिंग यूनिक लर्निंग नीड्स फॉर इंडिविजुअल विद ऑटिज्म, यानी कि बच्चे की जो यूनिक लर्निंग है क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, ठीक है, उसको सबसे पहले जानना, एड्रेस करना, ठीक है। दिस अप्रोच इन्वॉल्व टेलरिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, मटेरियल्स क्या क्या यूज़ होंगी, पेज टू मैच द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे को इंटरेस्ट किस चीज़ में है, बच्चे के चैलेंजेस क्या आ रही हैं कोई भी एक्टिविटीज़ करने में, ठीक है, इन सब चीज़ को एड्रेस करना है। और उसके बाद फिर हम डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बच्चे को कोई भी वर्क करने के लिए, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं, और या फिर अगर आवश्यकता पड़े तो 1-to-1 सपोर्ट भी दे सकते हैं, बच्चे को इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अगर हम कोई स्पेसिफिक नीड के ऊपर फोकस कर रहे हैं कोई भी लर्नर के, जैसे ऑटिज्म बच्चे के किसी को स्पेसिफिक नीड्स की ज़रूरत होती है, तो उस पर अगर हम फोकस कर रहे हैं तो एजुकेटर को ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स, यानी कि लर्निंग को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, जो एजुकेटर होगा उसको ऑप्टिमाइज़ करने की आवश्यकता होगी, आउटकम्स क्या होंगे देखना पड़ेगा। फोस्टर अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, बच्चे का सेंस ऑफ अचीवमेंट कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में एजुकेटर को पता होना चाहिए, तभी जाकर के वो एक इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन बच्चे को सही तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। अब आइडेंटिफाई कर लिया इंडिविजुअल नीड्स और इम्प्लीमेंट भी किया हमने इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ को, ठीक है, एंड आउटकम्स भी हमने निकाले कि क्या क्या चीज़ हो सकता है, ठीक है, और इसके माध्यम से बच्चे का जो एजुकेशनल जर्नी जो है बेहतर हो सकता है इन सब तरीकों के माध्यम से, ठीक है। साथ ही साथ इसमें पेरेंट्स का कोलैबोरेशन होना आवश्यक है, बिना पेरेंट्स के कोलैबोरेशन के जो है हम बच्चे को सही रूप से गाइडलाइंस नहीं दे पाएंगे। एजुकेटर तो होते ही ऑलवेज, थेरेपिस्ट अगर बच्चे को किसी थेरेपी चाहे ओटी हो, एसटी पीटी हो या एसटी हो, ठीक है, स्पेशल स्पीच थेरेपी हो गया, ऑक्यूपेशनल हो गया या फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है, ठीक है, तो उसको भी हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, उसके नीड्स के अनुसार, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट जो है अच्छे से हो सके और इन जो भी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की नीड्स को, स्ट्रेंथ को, वीकनेस को ध्यान में रखते हुए बनानी होगी हमें। अब लर्निंग स्टाइल्स क्या क्या होती हैं एएसडी में, ठीक है, तो विजुअल लर्निंग स्टाइल हो गया, सबसे पहला तो विजुअल लर्निंग स्टाइल्स हो गया, ठीक है। इस कैटेगरी में जो है बच्चा सेंस ऑफ साइट यानी देख करके सीखता है, एंड बेस्ट लर्न फ्रॉम बुक्स के माध्यम से सीखेगा, वीडियोस के माध्यम से, चार्ट, पिक्चर्स एंड कलर कोडिंग मेथड के से सीखता है कोई भी चीज़। चिल्ड्रन इन दिस लर्निंग कैटेगरी बेनिफिट ग्रेटली फ्रॉम विजुअल एड्स, बेनिफिट होता है बच्चे को विजुअल एड्स के सहायता से, जैसे कि विजुअल शेड्यूल्स हो गया, क्लासरूम में हम लगा दिए या घर पे हैं विजुअल शेड्यूल्स है सामने टंगा हुआ, तो बच्चा उसके हिसाब से देख करके कि हाँ 9 बजे मुझे क्या करना है, 10 बजे क्या करना है, 11 बजे क्या करना है, एक टाइम रूटीन सेट विजुअल शेड्यूल्स में जो रूटीन सेट रहता है बच्चे का। साथ ही साथ लेबलिंग करी होती है, ग्रेट वे टू असिस्ट केयर ऑफ आर्टिकल्स एट होम्स एज वेल एज स्कूल्स में भी जो है लेबलिंग करी हुई है होती है, जिससे बच्चे को सहायता मिलती है।
चिल्ड्रन विथ विजुअल लर्निंग स्टाइल्स ऑफन परस्यू कैरियर, जैसे जो बच्चे विजुअल लर्निंग स्टाइल्स जिनका है वो कहाँ कहाँ कैरियर्स बना सकते हैं, जैसे डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ों में ख्याति होती है उनकी। अब जो ऑडिटरी लर्नर्स हैं वो उनका क्या होता है, तो वो लिसन यानी और स्पीक करके एक्टिविटीज़, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग जो भी एक्टिविटीज़ होगी उसके माध्यम से सीखते हैं, जैसे कि टॉक करके, ऑडियो टेप्स के माध्यम से सीखेंगे, रोल प्ले के माध्यम से सीखते हैं, और सेइंग थिंग्स आउट लाउड और रिपीट, कभी कभी जो है लाउड और रिपीट भी करना पड़ता है। अगर उन्हें समझ में नहीं आया तो कहेंगे कि एक बार रिपीट कीजिए प्लीज़, ठीक है। दीज चिल्ड्रेंस आर रिलेइंग ऑन देयर सेंसेस ऑफ हियरिंग सेंस काम करता है इनका, एंड नॉन विजुअल स्टिमुलेशन टू लर्न फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट से सीखते हैं, ठीक है। ऑडिटरी लर्नर, इनको दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो हियरिंग यानी सुनने से जो भी इंफॉर्मेशन है वो सुन करके गैदर करेंगे। The child often appears not to be paying attention in the classroom. अगर बच्चा क्लासरूम में अटेंशन नहीं दे रहा है तो ड्यू टू द लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट के कारण हो सकता है, ठीक है। और टेकिंग ऑफ नोट्स, ठीक है, और इसका हमें ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में चाइल्ड हु लर्न बेस्ड फ्रॉम ऑडिटरी मीन्स डू नॉट नेसेसरी रिक्वायर अदर मेथड फॉर लर्निंग। अगर बच्चा ऑडिटरी के माध्यम से लर्न कर पा रहा है तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि कोई और मेथड हम उसके लिए यूज़ करें, ठीक है। अब टास्क एंड और सिंपल एबल टू टेक इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑडिटरी मीन्स, ठीक है, ऑडिटरी के माध्यम से जो है इन्फॉर्मेशन उसे मिल रहा है, ठीक है। अब जॉब कैटेगरीज कहाँ कहाँ जो है ऐसे बच्चे जो हैं जिनको ऑडिटरी है स्टाइल्स लर्निंग स्टाइल्स वाले बच्चे जो हैं वो कहाँ कहाँ जॉब कैटेगरीज में आते हैं, फिट बैठते हैं, ठीक है। कौन कौन सा जज, जैसे कि जज हो गया, लॉयर्स बन सकते हैं भविष्य में, इंटरप्रेटर का कार्य कर सकते हैं, म्यूजिशियंस बन सकते हैं, या सेल्स पीपल्स, या अदर कोई वोकेशनल सब अगर है कुछ तो उसमें भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा टाइप है हमारा टैक्टाइल या टच, जो नेचर के माध्यम से हम सीखते हैं, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से हम सीखेंगे। इसमें वर्क विथ ऑब्जेक्ट के साथ हम कार्य करते हैं, मूव अराउंड, चारों तरफ घूम करके एनवायरनमेंट में देखते हैं, ठीक है, छू करके सीखते हैं। कोई भी चीज़ कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो टैक्टाइल के माध्यम से टच करके हम सीखेंगे कि हाँ ये कौन सी वस्तु है, ठीक है। इसके लिए हमें स्ट्रेटजीज क्या क्या इंक्लूड हैं, जैसे प्लेइंग गेम्स हम कर सकते हैं, बिल्डिंग मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ मूविंग वाइल डूइंग या फिर लर्निंग वाइल डूइंग कर सकते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लर्नर कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन करिकुलम इंस्ट्रक्शन एंड हैंड ऑन स्टेशंस, यानी कि हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे और इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, करिकुलम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। ऑल चिल्ड्रन कैन रिले बेनिफिट ऑफ हैंड्स ऑन, बहुत सारे जो बच्चे हैं जितने भी काइनेस्थेटिक चिल्ड्रन है या टैक्टाइल चिल्ड्रन वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ ज़्यादातर करते हैं, 80% से ज़्यादा, और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को लेते हुए मोर टेंजिबल इन नेचर, यानी कि नेचर से लिंक्ड होंगे ज़्यादातर, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होंगे। टू अ काइनेटिक टैक्टाइल लर्नर सीइंग और टचिंग इज लर्निंग, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लर्नर वुड बी मेन फैंटास्टिक सर्जन्स हो सकते हैं, स्कल्पचर्स हो सकते हैं, मैकेनिक्स हो सकते हैं, या हैंडीमैन या वुमेन हो सकते हैं। कोन ऑफ लर्निंग क्या होता है? कोन ऑफ लर्निंग जो है एडवर्ड डेल ने इसे बनाया था, ठीक है। एडवर्ड डेल ने कोन ऑफ लर्निंग दी थी। इसमें जो है एवरेज स्टूडेंट रिटेन रेट्स क्या क्या होती हैं,
जैसे 90% जो है बच्चे वो टीच अदर्स, दूसरे तरीके से सीखते हैं। 75% जो होते हैं वो प्रैक्टिस डूइंग, यानी प्रैक्टिस करके, यानी लर्निंग बाई डूइंग के माध्यम से सीखते हैं। 50% ऐसे हैं बच्चे होते हैं जो डिस्कशन के माध्यम से सीखेंगे, मतलब एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तब जा कर के 50% लर्निंग, मतलब ऐसे होते हैं बच्चे जो 50% है। जो डिमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से सीखते हैं वो 30% बच्चे हैं, और जो ऑडियो और विजुअल के माध्यम से कोई भी लर्निंग करते हैं वो बच्चे हैं 20%। और रीडिंग, जो रीड करके सीखते हैं वो 10% आ जाते हैं। और बाकी जो बच्चे हैं 5% या फिर 0 to 9% जो बच्चे हैं वो लेक्चर के माध्यम से, यानी 1% मान लो कि 9% बच्चे जो हैं या 1% वो लेक्चर के माध्यम से जो है बच्चे सीखते हैं। ये लर्निंग पिरामिड है। अब रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है लर्निंग स्टाइल्स जो है हमने अभी भी सीखा। हेयर यानी सुनना, सी यानी देखना, ठीक है, और काइनेस्थेटिक, 3 तरीके से हमने देखा है, ठीक है। विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, 3 तरीके के देखे हैं लर्निंग स्टाइल्स। अब इस रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है कितने % जो है वो हियर यानी सुन करके सीखते हैं। तो 10% ऐसे लोग हैं जो व्हाट वी हियर यानी सुन करके सीखते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करना हो तो सुन करके करेंगे। 30% ऐसे लोग हैं जो हेयरिंग यानी कि सुनते भी हैं और साथ साथ देखते भी हैं। ऐसे 30% पीपल्स हैं जो सुन करके और देख करके सीखते हैं। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी प्रोजेक्ट करना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करना हो, वो हियरिंग और सीइंग के माध्यम से सीखते हैं। 40% ऐसे बच्चे हैं जो हियरिंग भी यानी सुनते भी हैं, देखते भी हैं और बोलते भी हैं यानी डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं, ठीक है। तीनों तरीक़ों से जो है सीखते हैं। वो 40% ऐसे बच्चे हैं। और 70% में ऐसे बच्चे हैं जो व्हाट वी हियर, हमने क्या सुना, क्या देखा, क्या बोला और क्या करा। डू यानी कि करना, वर्क को करना, यानी लर्निंग बाय डूइंग जैसे मैंने कहा था, ठीक है। तो वो ऐसे बच्चे 70% हैं। अब स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हम कर सकते हैं इनके लिए, स्ट्रेटजीज़ क्या क्या अपनाया जा सकता है इनके लिए। तो हम मॉडलिंग के माध्यम से सिखा सकते हैं, ठीक है। एक मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं उनके सामने, जिसके माध्यम से बच्चा देख करके सीख सकता है, ठीक है। दूसरा है हैप्टिक मॉडलिटी, जिसमें सेंस ऑफ टच और ग्रास्प के माध्यम से बच्चा सीखता है या व्यक्ति सीखता है टच के माध्यम से। कैटेगराइजिंग प्लानिंग यानी कि प्लानिंग, जो भी हम प्लान कर रहे हैं उसको कैटेगराइज करना है, हमें अलग अलग स्टेप्स में बांट करके प्लान करना है। मतलब इस तरीके से करना है प्लान की कैटेगरीज वाइज, कि जैसे हमारे में कैटेगरी है ना, जैसे हो गया विजुअल इम्पेयरमेंट, VI के लिए अलग कैटेगरी हो गया, HI अलग कैटेगरी हो गया, ID अलग कैटेगरी हो गया, ठीक है। 3 कैटेगरीज हो गई, ठीक है। और MD अलग यानी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ अलग। तो अब इनके लिए प्लानिंग जो है कैसे अलग अलग तरीके से होंगी। हेयरिंग वाले बच्चे के लिए हम जो है अलग प्लान करेंगे। जैसे IEP भी अगर हम बनाते हैं तो हेयरिंग वाला जो बच्चा है उसको ध्यान में रख के उसका IEP अलग तरीके से बनेगा, ठीक, उसके नीड्स के अनुसार, ठीक है। वैसे ही ID वाला अगर बच्चा है तो उसके लिए हम अलग तरीके से कैटेगराइज करेंगे, उसको प्लान करेंगे, ठीक है। AHD वाला बच्चा है तो उसके लिए हम अलग प्लानिंग करेंगे। तीनों या SLD स्टूडेंट है तो उसके लिए हम अलग से प्लान करेंगे, ठीक है। कैटेगरीज वाइज अलग अलग प्लानिंग होगी। रिटन इंस्ट्रक्शन हम देंगे, ठीक है, सभी बच्चे के लिए। और 1 स्टेप एट अ टाइम, एक समय में एक ही स्टेप करने के लिए हम देंगे, एक ही वर्क करने के लिए देंगे, ठीक है। ये नहीं कि एक ही समय में हम 2 से 3 वर्क स्टेप करने के लिए बच्चे को दे दें, तो उससे क्या है बच्चा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो इसलिए एट अ टाइम सिर्फ एक ही एक्टिविटी करानी है, ये ध्यान रखना है हमें।
और क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देना है। एलिमिनेट एज मैनी डिस्ट्रैक्शन एज पॉसिबल, नहीं तो फिर बच्चा जो है डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये स्ट्रेटजीज जो है हमें अपनानी होंगी बच्चे को ठीक करने की, ठीक है, जिनको परेशानी है इन एरियाज़ में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।